दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। दोस्तों 2018 में एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी और इसका जो जीएस का पेपर है जिसमें कि 30 प्रश्न शामिल थे, आज हम उसको हल करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में मलेच्छ शब्द का प्रयोग मनुष्य की उन जातियों के लिए किया जाता था जो संस्कृत भाषा का उच्चारण नहीं कर पाते थे अथवा अस्पष्ट उच्चारण करते थे। उन लोगों की भाषा शैली आर्यों की भाषा शैली से भिन्न थी। ऐसे लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सूची एक में राजाओं के नाम दिए हुए हैं और सूची दो में उनकी पत्नियां हैं। तो इसका जो सही कूट है वो है ऑप्शन सी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी है वो हैं कुमार देवी और समुद्रगुप्त की जो पत्नी है वो हैं दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम है कुबेर नागा और कुमार गुप्त प्रथम की पत्नी है उनका नाम है अनंत देवी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है। पहला है, यह भारतीय राज्य शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। दूसरा, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य और शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों सही है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने संस्कृत में लिखा है। यह भारतीय राज शासन, आर्थिक नीति, राज्य शिल्प एवं सैन्य रणनीति के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा उनके शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक बताया। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपने दरबार में काजी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। इनका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक का था। इन्होंने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वायत्त शासन पर एक प्रस्ताव पारित किया जिससे भारत के प्रमुख नगरों में नगर पालिकाओं, जिला परिषदों एवं स्थानीय निकायों और बोर्डों का जाल बिछ गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार जिस सदन में महाभियोग प्रारंभ किया जाना है उसके सदस्यों को संकल्प पारित करने से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उसे उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? ऑप्शन ए, भाग 9। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन है। 73वें भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया में तेल शोधनशाला है, केरल में कोच्चि में है, जबकि गुजरात में कोयली, वड़िनार और जामनगर तेल शोधन कारखाना स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरने से पहले नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोटो के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का हास्र अभिलिखित हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नागालैंड। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए राज्यों में नागालैंड की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है नकारात्मक दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जन्म नियंत्रण। माल्थस के अनुसार जन्म नियंत्रण उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। उन्होंने 1798 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में माना कि भारतीयों में विवाह की सीमा बढ़ाने अर्थात देर से विवाह करने, विवाह उपरांत अधिकाधिक संयम निरोधक उपायों का प्रयोग करने से जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जीवोम नहीं है। जीवोम किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान समस्त पादपों और प्राणियों का समूह है। इसके अंतर्गत रेगिस्तान, टुंड्रा, घास का स्थल आदि आते हैं। ये जीवोम अपनी विशिष्ट जलवायु, मिट्टी और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल दुधवा पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना 1977 में उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर जिले में हुई थी। यह भारत और नेपाल की सीमा से लगे विशाल वन क्षेत्र में विस्तृत है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। वर्ष 1987 में दुधवा नेशनल पार्क, कतरिया घाट एवं किशनुपुर अभयारण्य को मिला दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है? तो यह है ऑप्शन ए, 2.2। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में यानी कि ये तत्कालीन 2015-16 में टीकाकरण FR 2.2 है जो प्रतिस्थापन स्तर से कम है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण संपूर्ण भारत में व्यापक पैमाने पर आयोजित किया जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन बी, 1921। भारत की जनगणना 2021 को भारत के महाविभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है। यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी, जबकि अन्य जनगणना वर्षों में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक रही है। अगला प्रश्न है, SRI विधि संबंधित है? तो यह है ऑप्शन डी, धान से। SRI यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विधि धान से संबंधित है। चावल गहनता प्रणाली एक ऐसी विधि है जिसका उद्देश्य चावल की उपज में वृद्धि करना। इस पद्धति की खोज मेडागास्कर के पादरी हेनरी डी डाउलेनी ने वर्ष 1983 में की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ कीट है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी मूंगफली का जो कीट है जो नुकसान पहुंचाता है उसका नाम है फलीगिडार। अगला प्रश्न है, मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता है? तो वो है ऑप्शन डी, 300%।
फसल चक्र की सघनता से तात्पर्य एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र पर उगाई गई फसलों की संख्या से है। यदि एक क्षेत्र में वर्ष में 1 या 2 या 3 फसल उत्पन्न होती है तो उसकी सघनता क्रमशः 100%, 200% या 300% होगी, क्योंकि प्रश्न में 3 फसलें मक्का, आलू, मूंग है, अतः इसकी सघनता 300% होगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलसी चमत्कार। अलसी की प्रजाति चमत्कार नहीं है बल्कि सुरभि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खसरा। खसरा का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। प्रतिजैविक एक पदार्थ है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्षय रोग, टिटनेस या हैजा जीवाणु जनित रोग है, अतः इनका निदान प्रतिजैविक द्वारा हो जाता है, परंतु खसरा विषाणु जनित रोग है, इसका निदान प्रतिजैविक द्वारा संभव नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दिए गए 4 युग्मों में से रेडियो जो है ये सुमेलित नहीं है। रेडियो का जो आविष्कारक थे वो थे मार्कोनी। अगला प्रश्न है कि संचार उपग्रह सदैव क्या करता है। तो ये है ऑप्शन सी, भू स्थिर रहता है। संचार उपग्रह सदैव भू स्थिर रहते हैं। ऐसे उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है भू स्थिर कहलाता है। ये उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। सभी दूर संचार उपग्रह भू स्थिर उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। तो यह है ऑप्शन बी, जर्मेनियम। जर्मेनियम की चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है। अर्धचालक पदार्थों की चालकता सुचालकों जैसे कि चांदी, तांबा, लोहा आदि से कम तथा कुचालकों लकड़ी, प्लास्टिक आदि से अधिक होती है। इनकी चालकता तापक्रम बढ़ने के साथ बढ़ती है। अगला प्रश्न गणित का प्रश्न है, तो आप इसे आराम से देखिए। षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये दिया हुआ है, उसकी व्याख्या ये दी हुई है। इसी प्रकार से इसके अगला प्रश्न भी गणित पर ही आधारित है और इसकी व्याख्या ये दी हुई है। आप इसे सॉल्व करिए। और जो 27वां प्रश्न है ये भी गणित के प्रश्न पर आधारित है, इसकी भी ये व्याख्या दी हुई है। इसे आप आराम से पॉज करके समझिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 28वां प्रश्न है कि मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। मई 2018 में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार राजस्थान राज्य के सूरतगढ़ के महाजन फील्ड फायर रेंज में संपन्न हुआ। यह अभ्यास राजस्थान में तैनात सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा दुश्मन के परमाणु हमले से निपटने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, साइना नेहवाल। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन की महिला एकल खिताब साइना नेहवाल ने जीता था। अगला और आखिरी प्रश्न है 2018 के एलटी ग्रेड के जीएस का। तो यह है 30वां प्रश्न। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। तो वो है ऑप्शन सी, 138वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत में 180 देशों में 138वें स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन द्वारा किया जाता है और वर्ष 2021 में भारत 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर रहा है। तो ये आखिरी के जो 3 प्रश्न हैं ये करंट अफेयर्स पर आधारित हैं। निश्चित रूप से इनकी कोई उपयोगिता आगे के पेपर में नहीं रहेगी, लेकिन ये एक मॉडल पेपर के रूप में आप इसे ले सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर आज बस इतना ही। नमस्कार।